नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रेम की बात आपके साथ में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है उसी के बारे में। लेकिन इस संदर्भ में बात करने के पहले एक बात और जानना चाहिए कि इस देश में लोकसभा चुनाव बीतने के बाद और नई सरकार गठन होने के बाद भी आज 2 महीने हो गए हैं, लेकिन सी वोटर ने एक सर्वे किया है, देश का मूड जानने की कोशिश की है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सी वोटर ने जब सरकार अभी बनी ही है तो उसने सर्वे क्यों किया, उसका मकसद क्या है, उसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव के समय इस देश में माहौल बनाया गया और आज जिस राजनीतिक धुरी में ये पॉलिटिकल पार्टी और ख़ास करके कांग्रेस और उसके सहयोगी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार का नेक्सस काम करने में लगा हुआ है और किस प्रकार से ये चाहता है कि किसी भी तरह से जो सरकार गठित हुई है वो हर हाल में गिर जाए। उसके लिए जितने भी प्रयत्न हो सकते हैं, इसमें कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये सर्वे क्यों, और उस सर्वे की भी बात करेंगे। और उस सर्वे से जिस प्रकार से बिहार में राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है उसकी भी आज चर्चा करेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव तो अभी होना है नहीं, वो तो अगले 5 साल के बाद ही होगा। लेकिन ये एक देश का मूड जानने के हिसाब से सी वोटर ने एक सर्वे किया। उस सर्वे में भी एनडीए को 290 प्लस सीटें, जो कमोबेश जो अभी की स्थिति है लगभग सेम स्थिति दिखा रहा है। लेकिन अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां बिहार में एनडीए 2024 के लोकसभा चुनाव में 30 सीटें जीतती है और महागठबंधन 9 सीट और एक निर्दलीय मिला के 10 सीट, ये समीकरण था। लेकिन अभी जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से जहां भाजपा ने 12 सीटें जीती थी, उसको 3 सीट एक्स्ट्रा जीतता हुआ दिखाई दिया है। मतलब भाजपा 15 सीट जीत सकती है। वहीं जो एनडीए के सहयोगी हैं, भाजपा के सहयोगी हैं, जदयू है, चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा, जो भी लोग हैं, इनको मिलाकर के 20 सीटें दी गई। कहने का मतलब है कि अभी के समय में एनडीए को बिहार से 35 सीट दिखाया गया इस सर्वे में। तो लोकसभा के हिसाब से तो अभी इसके कोई मायने नहीं, लेकिन इसके हिसाब से बिहार के विधानसभा के समीकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो अगर इसके हिसाब से अगर तुलना करें तो जहां एक और
एनडीए अगर देखें, अगर एक विधानसभा के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले भाजपा की अगर देखें तो 15 सीट, एक लोकसभा में 6 विधानसभा सीट आती, तो उस हिसाब से करीब करीब 90 सीट भाजपा की होती है। और जब इधर चिराग पासवान और नीतीश कुमार या बाकी सहयोगियों को मिला दें जो 20 सीटें और उसको 6 के हिसाब से जोड़ते हैं तो 120 सीटें हो जाती है। और दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो करीब करीब ये आंकड़ा 200 के पार हो जाता है, 210 हो जाता है। अब आप कहेंगे कि 210 हो जाता है तो उसके हिसाब से विनेबिलिटी तो बहुत हाई है और इसमें एनडीए आसानी से 2025 के चुनाव में बिहार में सरकार बना सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी, जिस प्रकार से 2020 के समीकरण को अगर आप देखें तो इसमें मेन फैक्टर क्या था? एनडीए की सीट घटने में या नीतीश कुमार जो 45 सीट पर आ गए थे, इसका मुख्य कारण क्या था? चिराग पासवान। क्योंकि जितनी सीटें चिराग पासवान मांग रहे थे, भाजपा या यूँ कहें कि एनडीए उस समय उनको देने की स्थिति में नहीं था या देना नहीं चाहता था, इसके वजह से वो अलग हुए। जो लगातार उन पर आरोप लगे कि वो थे तो भाजपा के ही साथ, लेकिन उन्होंने अपने कैंडिडेट को वहीं उतारा जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट उतरे थे। वो करीब करीब 130-35 सीट पर चुनाव लड़े थे और बामुश्किल उनका खाता खुला था। वो भी बाद में चिराग पासवान को छोड़ दिए थे। ये इनकी स्थिति थी। लेकिन इस लोकसभा की अगर बात करें तो जिस प्रकार से 5 सीटों पर 100% स्ट्राइक के साथ उनकी विनेबिलिटी रही है, अगर उसके हिसाब से देखें तो कम से कम 30 सीटें होती हैं और पिछले बार करीब करीब 35 सीटें मांग रहे थे। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो 35 से 40 सीट या हो सकता है उससे ज़्यादा सीट भी मांग सकते हैं। और जिस प्रकार से चिराग पासवान नीतीश कुमार के विरोधी रहे हैं, मुखर शब्दों में उनके खिलाफ बोलते रहे हैं, उनके नीतियों के खिलाफ में बोलते रहे, और उस समय से अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कभी किसी तरह की कोई अदावत थी ही नहीं। और नीतीश कुमार को भी ये अच्छे से पता है कि चिराग पासवान से कैसे रिश्ते बनाकर चलना है, ताकि जो खामियाजा 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को भोगना पड़ा था, वैसी स्थिति कम से कम इस बार ना आए। तो ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान एक बहुत बड़े फैक्टर बने हुए हैं एनडीए के लिए भी। और जिस प्रकार से वो अभी अपने आप को इस्टेब्लिश किए, निश्चित तौर पे उनकी एक अहम भूमिका रहेगी। और यही कारण है कि राजद हो, कांग्रेस हो, चाहे अन्य जो भी सहयोगी दल थे, वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि चिराग पासवान उनके खेमे में आ जाए। ये सभी को पता है कि लालू यादव ने भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन
चिराग पासवान तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो उनके साथ नहीं जा सकते, ये चिराग की अपनी मजबूरी। लेकिन अभी उन्होंने जिस प्रकार का रिएक्ट किया है, सरकार के साथ हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोटा विद कोटा का जो एक सजेशन दिया था कि इस पे राज्य सरकार अपना कुछ कर सकती है। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें इसमें कोई भी क्रीमी लेयर का अभी कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी चिराग पासवान ने इसका विरोध क्यों किया? लेटरल एंट्री का मामला आया, जो कि पिछले काफ़ी समय से जितनी भी सरकारें रहीं, चाहे वो कांग्रेस की थी, चाहे इससे पहले के 10 साल भाजपा की सरकार, उसमें कभी भी आरक्षण की बात नहीं आई थी। लेकिन इस बार भी उसमें आरक्षण का मुद्दा उठाया गया, उस लेटर को वापस किया गया और इसमें भी चिराग पासवान मुखर होकर बोले। तो कहीं ना कहीं वो अपनी मंशा जताना चाहते हैं कि हम बिना शर्त समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हर विचारों के साथ हम खड़े हैं। भले वो कितने बड़े हनुमान बनते हों, लेकिन कहा यह जा सकता है कि वो एक दबाव की राजनीति अभी से करना चाहते हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपनी बातों को मनवा सकें, जैसा कि 24 के चुनाव में हुआ था। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। और एक और, जहाँ तेजस्वी यादव पिछले बार कुछ सीटों की वजह से सरकार बनाने से चूक गए थे, तो उसका बहुत बड़ा एक फैक्टर चिराग पासवान ही थे, क्योंकि वो एनडीए के साथ न होकर अलग से चुनाव लड़ रहे थे, जिसकी वजह से एडवांटेज तेजस्वी यादव को भी मिला था। लेकिन क्या तेजस्वी यादव, जो उनका रजिस्टर्ड वोट बैंक जिसको वो मानते हैं, मुस्लिम और यादव, क्या उसके बलबूते वो बिहार की गद्दी पर बैठ सकते हैं? तो इसका जवाब ना है। इस कॉम्बिनेशन पे तो नहीं बैठ सकते। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कुशवाहा समाज को आगे बढ़ाया, चाहे राज्यसभा की बात करें उसमें अग्रिजाति के हो, और भी लोगों को समायोजित करने की कोशिश की। और यही कारण था कि अंत समय में मुकेश सहनी को भी वो अपने साथ मिलाए। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव लड़ना चाहिए था, जितनी सीटें जीतनी चाहिए थी, उनकी, या यूं कहें कि राजद की अपनी मोनोपोली की वजह से उसका रिजल्ट बिहार में सबसे खराब रहा। क्या तेजस्वी यादव अभी जिस प्रकार से आरजेडी का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस प्रकार से पुराने लोग राजद को छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या इसमें सवाल ये भी उठता है कि ये तेजस्वी यादव की मंशा है कि जो जाना चाहते हैं वो जाएं? हालांकि कई बार बयानों में उन्होंने कहा है कि नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो एक नए समीकरण की तलाश में
जिसकी शुरुआत उन्होंने लोकसभा चुनाव में की थी, वो उसी दिशा में अग्रसर हैं, उसी का कॉम्बिनेशन बैठाने में लगे हुए हैं। इसी की वजह से इस तरह की घटनाक्रम लगातार बिहार की राजनीति में बनी हुई है। एक बहुत बड़े फैक्टर इस बार के चुनाव में निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर भी बनने वाले हैं। उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है, 2 तारीख को उसका आगाज़ वो कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जहाँ पर थर्ड फ्रंट का विकल्प नहीं मिलता था, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो वो डैमेज करेंगे। और इससे पहले भी अगर थर्ड फ्रंट की बात की जाए तो बिहार में हमेशा थर्ड फ्रंट बनने की कोशिश तो हुई है, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुई है। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर जिस प्रकार से अपनी पृष्ठभूमि बना रहे हैं बिहार की राजनीति में, और ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, और निश्चित तौर पे जब चुनाव आएंगे और जो टिकट के दावेदार होंगे अपने दलों से, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, तो उनका नया ठिकाना जन सुराज ही बनेगा। और चूँकि उनके पास तो पूरी की पूरी 243 सीटें पड़ी है, तो कोई भी आए क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें वो आसानी से टिकट दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी नया दल अगर चुनाव में 10% भी वोट ले आता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और अगर 20 सीटें भी अगर वो ले आते हैं तो एक तो उनकी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज हो जाएगी, और ऐसे दल जिन्हें एनडीए या महागठबंधन में सही जगह नहीं मिलता है, वो तीसरे मोर्चे के रूप में जाकर जन सुराज प्रशांत किशोर के साथ जाकर मिल सकते हैं। वो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो बनेगी जन सुराज, वो चुनाव में किसके वोटर को इम्पैक्ट करेगी, किसके वोट को काटेगी, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अभी जिस प्रकार से हाल फिलहाल के समय में घटना घटी है, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो राजद के कई सारे नेताओं को जाते हुए देखा गया है जन सुराज में, और मुस्लिम नेताओं की एक बैठक भी करने वाले हैं। सभी लोगों को उन्होंने आह्वान किया है, 1 सितंबर को वो मीटिंग करने वाले हैं, मतलब अपना वो प्लानिंग में लगे हुए हैं। तो एक फैक्टर तो ये भी रहेगा निश्चित तौर पे, जिस प्रकार से उन्होंने पैदल यात्रा की है, अपना एक जनाधार बनाया है, जिस प्रकार से गांव में जा कर उनके लोग समझा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, और ख़ुद उनके भाषणों में अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से वो एजुकेशन की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेट करना चाह रहे हैं। अगर उसका थोड़ा सा भी असर जनता के बीच में हुआ तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस बार जो चुनाव होंगे उसके ऊपर निश्चित तौर पर पड़ेंगे। और आप देखिएगा कि ये जो 25 का चुनाव होगा वो एक अलग दिशा का चुनाव होगा। तो यही देखना है कि जिस प्रकार से ये सी वोटर ने लोकसभा के हिसाब से
मूड ऑफ नेशन जानने की कोशिश की, तो हमने उस आंकड़े में से बिहार के आंकड़े को निकाला और ये बताने की कोशिश की कि अगर इसको डिवाइडेशन करते हैं विधानसभा के सीटों से तो अभी भी एनडीए बहुमत की ओर दिखाई देती है और चिराग पासवान इसके सबसे बड़े एक्स फैक्टर होंगे। और ये बहुत कुछ डिपेंड करता है उनके एनडीए में रहने और न रहने को लेकर। और इतना ही नहीं, इसका असर ये होगा कि अगर चिराग एनडीए के साथ कंटिन्यू करते हैं तो वहीं तेजस्वी यादव डैमेज होते हैं और इससे उनका जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो भी टूटता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। और जितने भी छोटे छोटे दल हैं, जैसे जैसे समय बीतेगा वो तो उसके हिसाब से उसका विश्लेषण होगा, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में एनडीए 2025 में बहुमत की ओर दिखाई देती है और उसमें सबसे बड़े चेहरे और एक्स फैक्टर चिराग पासवान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि एनडीए जो अभी की वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी की वो सरकार गिर जाएगी या कुछ होगा, तो ऐसा कुछ भी फिलहाल होता हुआ दिखाई दूर दूर तक नहीं दे रहा है। और ख़ास करके बिहार में जो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेंगे या पाला बदल लेंगे, ऐसा भी दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कई सारी और भी घटनाएं हैं जो घट रही है, उसको अगले कड़ी में उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो सी वोटर वाला आया, मुझे लगा इस परिप्रेक्ष्य में एटलीस्ट बिहार अभी चुनाव में जाने वाला है, तो उस संदर्भ में अगर इसके बारे में चर्चा की जाए, कैलकुलेशन किया जाए, नफ़ा नुकसान देखा जाए कि कौन फ़ायदे में है कौन नुकसान में, तो बहुत कुछ सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा भी और लोगों से करवाइएगा भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।